ठीक है, तो कल 3 क्वेश्चन दिए थे। एक अंजलि ने करके दिया है और दीपक ने 2 क्वेश्चन करके दिए हैं, बाकी तो किसी ने भेजे नहीं क्वेश्चंस। क्या हुआ, समझ में नहीं आए क्वेश्चन क्या थे? हम्म। सर मैंने 2 बनाया बट मैं रीजन नहीं लिख पाया इसलिए मैंने सेंड नहीं किया। तो जो भी करा है उसको तो सेंड करना चाहिए ना। आपने दिया था रीजन भी ना, तो मैंने बस उसका अरेंज ऑर्डर मैंने कर दिया था। एक मैंने खुद से हाँ किया और एक मैंने थोड़ा नेट का हेल्प किया और बन गया। वो तो ठीक है, लेकिन काफी सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अरेंज किया है, रीजन नहीं दिया है। उतना भी दे देते तो चल जाता। एटलीस्ट तुमने मेहनत तो करी है ना, अटेम्प्ट तो करा है। अटेम्प्ट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। अब चाहे नॉलेज मेरी तरफ से मिली हो या इंटरनेट की तरफ से मिली हो, नॉलेज तो गेन हुई है। जहाँ पे इंटरनेट से सर्च किया था वहाँ पे कुछ तो बताया होगा कि क्या रीज़न है क्या रीज़न नहीं है। ओके, एनीवेज स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपना। तो ये क्वेश्चन दिया था दीपक, तुमने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया? भूल गए या फिर नहीं हुआ? ये वाला क्वेश्चन नहीं देखे थे सर। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? तो ठीक एटलीस्ट याद रहेगा तुम्हें कि ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। आगे से नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था जिसमें मैंने तुम्हें बताया, पूछा गया था कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा, या किसका बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। तो एक था CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, और तीसरा था CH3 CH2Cl। हाँ दीपक, तुम ही मुझे एक बार बताओ कि ये किस बेसिस पे ये सॉल्व होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड या एसपी हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन पे होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर पे नहीं हो सकता ये। ठीक, तो हाँ, हाइब्रिडाइजेशन पे करेंगे। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एसपी sp। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एसपी के क्या sp टू sp2। और इसकी SP3। sp3। ये क्लियर है? 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 2 बना रहा है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने तुम्हें बता रखा है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर तो तीनों केसेस में 0 है। अब तुम्हें देखना है कि कितने बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड पेयर में भी हम लोग क्या लेते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आर कंसिडर्ड एज सिंगल सुपर बॉन्ड। ठीक है, तो उसे एक ही कंसिडर करते हैं, एक ही कंसिडर किया जाता है। ओके, या फिर हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं उस कार्बन से, तो वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ठीक है, 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन जो भी आएगा। मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या निकालेंगे, एस करेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे एस करेक्टर कितना है, यहाँ पे है यहाँ 50% एस 50%। करेक्टर, हाँ, यहाँ पे 33.33% और यहाँ पे कितना है 25%। ठीक है,
4 को 100 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 4 और बाइटल्स हैं तो 4 को डिवाइड करोगे, यहाँ पे 3 है तो 3 को डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 है तो 2 को डिवाइड करोगे 100 से। टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100%। तो 100% को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50% आ जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.3 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25% आएगा। वो डिपेंड किस पे करेगा? कितने और बाइटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ हम लोगों ने बोला था, एस करेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? more इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। more electrons. तो एस करेक्टर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उतने ही ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोल सकते हैं, उतने ही ज़्यादा उसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल उसको अप्रोच करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं इनको 1 2 3 लिखता हूँ, ये हो गया 1, इसको मैंने लिख दिया 2 एंड दिस वुड बी माय 3। ठीक है, तो किसके पास न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी अप्रोच कर लेगा? थर्ड को सबसे जल्दी अप्रोच करेगा, फिर सेकंड को, एंड देन उसके बाद फर्स्ट को। ठीक है, इस कार्बन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, उसके पास सबसे कम है। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले किसके पास जाएगा? sp3 वाली कार्बन के पास, फिर sp2 वाली कार्बन के पास, फिर sp। तो रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा ऑर्डर हम लोग बता रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किसका होगा? थर्ड का ज़्यादा होगा। क्या रीज़न क्या है? ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, एंड हेंस मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा? कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? वहाँ पर आराम से पहुँच सकता है। दूसरा हम लोग रीज़न दे सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, जितनी बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना आसान होगा, और जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। एस एक स्मॉल स्टिक ले लिया और एक बड़ी सी स्टिक ले ली, इन दोनों में से इसको तोड़ना मुश्किल होता है और इसको तोड़ना क्या होता है? आसान होता है। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट, सेम ही एनालॉजी हमारी बॉन्ड लेंथ के हिसाब से लगती है। तो यहाँ पे एस करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये Cl के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेगा, तो ये इसका जो बॉन्ड होगा वो शॉर्ट होगा। ठीक है, इसका जो CCl का बॉन्ड होगा वो लॉन्ग होगा, और इसका जो CCl बॉन्ड होगा वो लॉन्गेस्ट होगा। समझ में आ रही है? बताओ मुझे एक बार, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आ गया। ठीक है, देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है 3 केस में। तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो ये है sp3, ये है sp2, एंड देन दिस इज योर sp। अब sp का क्या है? 50% s करेक्टर है। 50% s करेक्टर होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपने पास खींच लेगा। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? कार्बन के पास चले जाएंगे, और ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ में? ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। क्योंकि कार्बन ने उस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन काफ़ी हद तक अपने पास खींच लिए। इस केस में क्या होगा कि 33.33% करेक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने पास इतने ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, तो बॉन्ड क्या होगा? कंपैरेटिवली बड़ा होगा। और थर्ड केस में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, ठीक है, 25% एस करेक्टर है, तब जो बॉन्ड है वो
काफी दूर होगा। ठीक है, एक तो कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉदर करेगी कि कितना बॉन्ड छोटा होगा या कितना बॉन्ड बड़ा होगा। ठीक है, तो बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको क्या लिया 1, ये 2 है, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा सबसे बड़ा बॉन्ड किसका है, थर्ड का है। तो थर्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट का बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जो बॉन्ड बड़ा है, जो छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो छोटा बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू अ लार्जर बॉन्ड। तो 1 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, देन 2 एंड देन 3। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं तुम लोगों को पहले भी बहुत बार करा चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि CCl बॉन्ड जो इधर वाला होगा ये टूटना पसंद नहीं करेगा। ठीक, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो आराम से नहीं टूटेगा, तो सेकंड थर्ड वाला क्या होगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा, और फर्स्ट वाला जल्दी नहीं टूटेगा। क्लियर है, तो रेट किसका ज़्यादा होगा, जो जल्दी टूट जाएगा। तो रेट किसका ज़्यादा होगा, थर्ड का ज़्यादा होगा क्योंकि वो बहुत कच्चा बॉन्ड है और वो जल्दी टूट जाएगा, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम सो फार? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं EWG, और यहाँ पे भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे ज़्यादा क्लोज है तो मैं इसे लिख दूंगा क्लोजर, और ये फर्दर है, थोड़ा दूर है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं ना, और कुछ नहीं है। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कार्बन भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर हम लोग एलिफेटिक की बात कर रहे हैं। बाकी सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। किसी भी एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इस बेसिस पे ये तो सब दो ही मेरे पास आंसर आए थे और दोनों ही ठीक थे। तो थर्ड का सबसे ज़्यादा होगा, फिर फर्स्ट का एंड देन सेकंड का। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है इधर? चलें फिर आगे। अब आगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अंजलि ने तो सही किया, दीपक ने तो सही नहीं किया ये, जिससे मुझे लगा कि पीछे का तो तुम सब भूल गए। रेजोनेंस मैंने कराया था, और रेजोनेंस में मैंने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स भी कराए थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी पढ़ाया था। उसके बाद भी गलत कैसे हो रहा है? हाँ दीपक? उसी के अकॉर्डिंग टू किए सर। नहीं, उस गलत था। अच्छा चलो, हो सकता है वहाँ पे कुछ गलत कर दो। अब मुझे ये बता दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से हैं? सर सब में क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वन है, ये भी वन। हाँ नहीं, हमें क्लोरीन को ही हटाना है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हम चाह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे और क्लोरीन हट जाए। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे ना हम लोग, हाँ तो वही तो क्या है, क्लोरीन तो सब में सेम ही है, उसको तो भूल जाओ। बाकी क्या बचा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्लोरीन हटेगा और OH यहाँ पे लगेगा। तुम्हारे पास ये 4 ग्रुप है। तो फर्स्ट वाला तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यार। तो नहीं, मुझे इन चारों में से बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा है, नाम लेके बताओ।
इसमें सर ये NO2 है NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और और ये ऑक्सीजन बना OCH3। और ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं यहाँ पे? CH2 CH3 इथाइल ग्रुप हो गया, और और मिथाइल मिथाइल ग्रुप। तो तुमने उसके अकॉर्डिंग भी ठीक किया है? तुमने आंसर इसी के अकॉर्डिंग दिया था या फिर? जी क्या बोले और आंसर तुमने इसी के अकॉर्डिंग दिया था या फिर कैसे दिया था? इसी के अकॉर्डिंग दी थी सर फिर भी उसमें गलत था। ये OCH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और OCH3 एक ज़्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है देन इथाइल एंड मिथाइल। इसलिए मैंने बोला था कि पीछे वाला थोड़ा सा पढ़ लेते तो याद आ जाता सब। चलो नेवर माइंड, मुझे पता था कि मुझे ये फिर से कराना पड़ेगा ही, तो मैं फिर से करा देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये स्टैब्लिश किया है, हम लोग ये बता पाए हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज क्लियर। ये सबको क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक नेगेटिव वाला आराम से पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एलिफेटिक और एरोमेटिक। दो सिस्टम है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अलग होते हैं, और बेंजीन के केस में या एरोमेटिक के केस में वो अलग होते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमरिज्म भी बोला जाता है इसको। उस केस में चीज़ें अलग हो जाती हैं क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है। तो क्या केस है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो हमारे पास एक आ गया एलिफेटिक। एलिफेटिक जिसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा आ गया एरोमेटिक। अब यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा याद आया कॉन्सेप्ट, जो शायद मैंने बता रखा है। चलो मुझे बताओ, लेट्स सी कि कितना याद है तुम लोगों को। अगर मेरे पास एक एलिफेटिक कंपाउंड दे रखा है और एक एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है, मुझे नहीं पता कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुम्हें दो प्लेट्स दी हैं, स्मॉल ग्लास वॉच ग्लास दिया है, और उसमें दो कंपाउंड दिए हैं, ये हो गया ए और ये हो गया बी। दोनों ही वाइट कलर के कंपाउंड है, वाइट पाउडर है। ठीक है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इसमें से एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक है, कैसे पता लगाओगे? एक बहुत सिंपल सा टेस्ट था जो मैंने तुम लोगों को बताया था, याद करो। एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टेस्ट होता है, बहुत सिंपल टेस्ट होता है। और ये टेस्ट मैंने तुम लोगों को एरोमेटिसिटी, जो फर्स्ट चैप्टर जब मैंने एरोमेटिसिटी स्टार्ट कराया था तभी कराया था। ऑलमोस्ट एक साल हो गया है, बट फिर भी नहीं याद किसी को? ठीक है, तो एलिफेटिक अगर कंपाउंड होगा, पहले टेस्ट का नाम लिख लेते हैं। टेस्ट कौन सा है, फ्लेम टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट, और इसे इग्निशन टेस्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्पैचुला लेंगे, एक पतला सा स्पैचुला लिया। ठीक है, उसके ऊपर अपना कंपाउंड रखेंगे और उसको फ्लेम के ऊपर जला देंगे। ये बर्नर है, कैंडल के ऊपर नहीं जलाना, फ्लेम के ऊपर जलाना। जब तुम इसे जलाओगे तो इसमें से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, फ्यूम्स निकलेंगे। अगर ये फ्यूम्स वाइट कलर के हैं, ठीक है, तो अगर ये जो फ्यूम्स हैं, फ्यूम्स का मतलब धुआं ही है,
फ्यूम्स अगर वाइट कलर का है, कोई कलर नहीं है, तो वो है एलिफेटिक। अगर फ्यूम्स ब्लैक कलर के है, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं उसके ऊपर कुछ भी तुम एक हाँ, कोई भी प्लास्टिक का स्पून, प्लास्टिक का नहीं, स्टील का स्पून रखोगे तो वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, वो ब्लैक इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ब्लैक फ्यूम्स निकल रहा है। तो अगर ब्लैक सूट साथ में निकल रहा है, ठीक है, जब भी कोई कागज वगैरह जलाते हैं तो उसके साथ ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। ठीक है, आग तो लगेगी रेड कलर की, लेकिन उसके साथ ऐसे आग लगेगी और उसमें ऊपर तुम्हें ब्लैक कलर के पार्टिकल्स नजर आएंगे जलते हुए। तो ये क्या है, ये ब्लैक सूट होता है, वो बताता है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, एलिफेटिक अगर वाइट निकल रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, कोई भी दूसरा स्पैचुला, स्टील का स्पैचुला या कुछ भी लगा के उसके ऊपर देख सकते हो, फ्लेम के ऊपर। अगर वो धुआं काला कर देता है तो वो एरोमेटिक होगा। अगर वो जो धुआं उसे काला नहीं करता है तो मतलब वो वाइट ही है। ठीक है, और वो एलिफेटिक कंपाउंड है। और अगर चारिंग हो रही है, चारिंग का क्या मतलब होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। चारिंग का मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई कंपाउंड तुमने लिया और हाँ, बेस्ट एग्जांपल है, अपने घर में तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो कि थोड़ी सी शुगर लेना। ठीक है, लेकिन देख लेना कि किसके ऊपर जला रहे हो। एक चम्मच लेना और उसके ऊपर शुगर रखना और उसको गैस स्टोव पे उसको जला के देखना। ठीक है, तो वो क्या होगा, पहले पिघलेगी और उसके बाद वो चार हो जाएगी, मतलब उसमें से बबल्स निकलेंगे पूरा मेल्ट होने के बाद, और उसमें चीनी जलने की खुशबू आएगी। ठीक है, स्मेल कैसी आती है उस टाइम पे, बर्न शुगर की जैसे। ठीक है, चीनी जलने की स्मेल अगर किसी कंपाउंड में से आती है तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और उस चीनी के जलने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं चारिंग। क्लियर हुआ? तो ये चारिंग का क्या मतलब है यहाँ पे कि वो ब्लैक कलर का जो कंपाउंड है, जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, वो जल जाएगी और उसमें से कुछ कुछ बबल्स निकलेंगे, मतलब वो बॉईल हो रही है और फिर वो डिकम्पोज होगी। और डिकम्पोज होने के बाद जो तुम्हारा स्पैचुला है वो काला पड़ जाएगा और उसको तुम साफ नहीं कर पाओगे। अगर ये तुम्हारा स्पैचुला है तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोई ख़राब सी चीज़ के ऊपर करना। ठीक है, और एल्यूमिनियम या स्टील का कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने घर का कोई चम्मच लिया और उसको जला दिया तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा, उसको हट साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर तुम्हारे घर पे पिटाई पड़ेगी कि क्या कर दिया। सो लैब में तो हमारे पास स्पैचुला होते हैं जो इन्हीं इन्हीं सब काम के लिए होते हैं, लेकिन वो काले पड़ जाते हैं। ठीक है, बाकी काम हम लोग उनसे कर सकते हैं। तो चारिंग का प्रोसेस देखने के लिए आई वुड सजेस्ट कि तुम ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखना। ठीक है, और जैसे वो स्मेल शुगर है, चीनी जलने की स्मेल आएगी और जो वो काला पड़ जाएगा ना, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं चारिंग। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड तुम्हें दे रखा है, तीन चीज़ें होंगी। अगर वो व्हाइट फ्यूम्स देता है, तीन ही चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर। एक तो व्हाइट फ्यूम्स देता है तो वो एलिफेटिक होगा, ब्लैक सूट देता है, ब्लैक धुआं देता है तो वो एरोमेटिक होगा। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, और अगर उसमें से चीनी जलने की स्मेल भी आ रही है और वो चम्मच जो है या स्पैचुला जो है, स्पून जो है, वो काला पड़ जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट होगी डेफिनेटली। ये समझ में आया? ठीक है, अब अगली बार पूछूंगा तो प्लीज़ बता देना कि एलिफेटिक, एरोमेटिक और कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो इन्हीं तरीके से किया जाता है कि अगर वाइट फ्यूम्स निकल रहे हैं तो वो एलिफेटिक कंपाउंड है, ब्लैक फ्यूम्स निकल रहे हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है, और अगर उसमें से चीनी के जलने की खुशबू आ रही है और वो चारिंग हो रही है, मतलब वो जो स्पैचुला है वो ब्लैक पड़ जाता है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ जम जाता है ब्लैक कलर का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैं ये तो जगह खराब हो गई। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, डिफरेंस करते हैं।
तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे हम लोग इनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, एरोमेटिक के केस में और एलिफेटिक के केस में। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी लगी हो तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होती है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई डबल बॉन्ड ओ लिखा हो, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप उसके साथ लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो मैं इसकी एक्सरसाइज तुमसे कराता हूँ, कराने की कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई कि तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रो एलिफेटिक की बात करते हैं। तो मैंने एलिफेटिक लिया कंपाउंड, जैसे CH3 CH2 Cl है। तो ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। CH3 CH2 OCH3, तो ऑक्सीजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये OCH3 भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर यहाँ पे है तो वो, तो सल्फर की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही बोलेंगे। सो एनी ग्रुप विच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, कोई भी ऐसा एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेंगे। लेकिन अगर मैं फंक्शनल ग्रुप्स की बात करूँ तो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे CH3 CH2 COOH। तो इस फंक्शनल ग्रुप की बात करो और मैं पहचानना चाहता हूँ कि ये पूरा मिलने के बाद ये एक एटम नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ एटम है, बहुत सारे एटम्स हैं, 1 2 3 4 एटम है। और ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो क्या लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? बताएगा कोई मुझे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये होता है कि लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्या क्या क्या? लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अरे वो यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एरोमेटिक के केस का था, ये एलिफेटिक के केस का नहीं था। अभी उस पे आएंगे, ठीक है। और समझ उस केस में भी ये जो कार्बन थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही थी, उस केस में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थी, इस केस में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो ये कार्बन है, अब इस कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इस कार्बन से ये कार्बन ऑक्सीजन भी, इस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर सकता हूँ एस्टर की, एक एक करके मैम। OET, इस पूरे ग्रुप का बताओ मुझे। ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, NH2 OH CH2 CN। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है ना उन सब की हम लोग बात करेंगे। एल्कीन, चलो पहले इसका बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ मुझे एक एक करके बताओ, ये जो एस्टर ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ग्रुप है। ये कीटोन C डबल बॉन्ड O,
withdrawing होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। ये CHO, ये भी ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। एल्डिहाइड NH2, ये तो ये भी ड्राइंग ग्रुप है। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, CN है, तो N क्या करेगा, नाइट्रोजन से खींचेगा, तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, तो कार्बन इससे खींचेगा, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका बताओ, डबल बॉन्ड का। हाँ तो दीपक तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। CH3 CH2, अब जैसे मैंने बोला था कार्बन और हाइड्रोजन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है। अगर नॉर्मल होता तो वो होता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये भी क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। अब कैसे आ जाएगी बात वापस हाइब्रिडाइजेशन पे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। कौन सी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताओ जल्दी। sp2। sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो sp2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींचेगी, है ना, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है, तो ये अपने पास खींचेगी, तो ये इसलिए इसकी वजह से ये कौन सा कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। समझ में आया। सेम इज द केस फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाता है, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। किस बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, क्योंकि हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अब पढ़ लिया है। क्लियर हो गया। सर नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे, तो हम लोगों ने बताया कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। हाँ नहीं तो अगर तुम्हारे पास दो कार्बन है तो दो कार्बन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कैसे बताओगे। हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग जिसका जितना बॉन्ड लगा रहेगा जिसके पीछे। तो हाइब्रिडाइजेशन के अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, दो कार्बन है और दो कार्बन में से हमें देखना है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये जी हो गया। इसके अलावा अगर मैं एल्डिहाइड या कुछ भी लूँ, कोई भी एक्स लूँ, वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, कोई भी हेलोजन। और क्या बचा, यस, अब मुझे याद आ गया कुछ, हाँ। इसका बताओ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अच्छा ये तो डोनेटिंग लग रहा है। कैसे डोनेटिंग है। बोरोन के पास 3 हो गया सर और 2 हो गया, तो एक इसके पास नेगेटिव चार्ज है। देखो ना, तुम्हारे पास क्या है, कार्बन और बोरॉन का डबल बॉन्ड है। एक सेकेंड रुको, मैं तेरे को। हाँ, good morning, Rohan। अभी तो कितना टाइम हुआ है, 10:30, 11। हाँ, अभी तो मुझे पता नहीं, अभी आई डोंट थिंक कि भी आया है, थोड़ा लेट है। आज वेडनेसडे है। हाँ, तो अभी नहीं, थोड़ा लेट ही आते हैं। हेलो। हाँ, कहाँ पे था मैं। हाँ, तो क्या चल रहा था, मैं पूछ रहा था इस कार्बन और बोरॉन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बताओ, आवाज़ आ रही है तुम्हारे पास? कार्बन। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन क्या करेगा, बोरॉन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस केस में बोरॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया बोरॉन। ठीक है, कोई भी ऐसा आइटम जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में चला जाएगा। अगर मोस्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ, तो लिथियम भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम लगा हुआ है, लिथियम लगा है, सोडियम लगा है, पोटेशियम लगा है, बोरॉन लगा है, बेरिलियम लगा है, तो जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या फिर पी ब्लॉक का एल्यूमिनियम वाला ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये जितने भी मेटल्स अगर लगेंगे तो वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, कार्बन को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे देंगे। क्लियर? तो इन सब को हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। उन केसेस में लिथियम के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, और कार्बन के पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें होगी ही नहीं, तो इनकी हम लोग जनरली बात करते नहीं है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी नहीं, क्योंकि कार्बन के पास खुद ही एक नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो एलिफेटिक के केस में अगर मुझे लिखना हो तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम को इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, कार्बन की sp3 होनी चाहिए। sp2 हुई या sp हुई तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में चला जाएगा। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में होंगे। एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो बनाते नहीं है, ठीक है, वैसे पोटेशियम भी नहीं बनाता बट मैंने लिख दिया। और मैग्नीशियम बनाता है, कैल्शियम भी समटाइम्स प्रॉपर्ली बनाता नहीं है बट एक आधा केस में हम लोग को दिख जाएगा। एल्यूमिनियम कई बार बना लेता है, बोरॉन बना लेता है, बेरिलियम बना लेता है। ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे मेटल्स कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और बाकी सारे कार्बन को तो एक ही रूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आया? लेकिन ये याद रखना किसके केस में है, एलिफेटिक के केस में भूल मत जाना कि एलिफेटिक का एरोमेटिक में लगा रहे हो और एरोमेटिक का एलिफेटिक में लगा रहे हो। इसी से गलत हुआ सब। हाँ, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस इसी वजह से, मेजरली किस वजह से होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में जो कंपाउंड्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं और वो बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो लेट्स कम टू द एरोमेटिक पार्ट। वापस एरोमेटिक पार्ट पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो वाले होंगे जो एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड हैं एंड हैव lone pair of electrons। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होंगे, कोई भी हेटेरो एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यहाँ पे बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें रीजन देना है वो किस पे बेसिस पे देना है, एटम्स के बेसिस पे देना है कि वो एटम कैसे हैं। अगर उनके पास लोन पेयर है तो वो बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अगर लोन पेयर नहीं है तो वो क्या होंगे, नो लोन पेयर, तो वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इतना क्लियर है? तो कोई भी ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर है, एक है, दो है, तीन है, चार वाला तो कोई भी नहीं है, तीन है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, हर हालत में होंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे, ऐसे एटम जिनके पास लोन पेयर
नहीं होता। तो ये मैंने प्रॉपर्ली पूरी एक्सरसाइज तुम लोगों को उस टाइम कराई थी, जो कि मुझे लगता है कि फिर से करानी पड़ेगी। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में एक टाइप का तो ये हो गया, और दूसरा टाइप का है कि अगर वो एल्काइल ग्रुप है, मतलब मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ठीक है, और ब्यूटाइल है एंड सो ऑन। अगर ये नॉर्मल एल्काइल ग्रुप हैं तो भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो दो चीज़ें आ गई, एक तो जितने भी एटम्स हैं जिनके पास लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और दूसरा है अगर वो एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है, तो भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इनके पास भी लोन पेयर नहीं होते लेकिन फिर भी ये है। तो मैं इसको फिर से तोड़ता हूँ और तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी ग्रुप्स जो हैं वो दो तरीके से हम लोग बांट लेते हैं। एक जिनके पहले एटम पे लोन पेयर है, एटम कौन सा होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो पहले हमें देखना है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप अटैच है इसको मैं जीपी लिख देता हूँ, ग्रुप है कोई, ठीक है, ईजी है या ईडब्ल्यू है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ईडी, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ईडब्ल्यू है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो पहले मुझे ग्रुप देखना है, और ग्रुप में भी कौन सा एटम देखूंगा जो सबसे पहले अटैच है, डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। तो दो केसेस आ जाते हैं, अगर उसके पास लोन पेयर है और उसके पास नो लोन पेयर। इतना तो तुम लोग देख लोगे, ठीक है। इतना देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो लोन पेयर वाले हैं वो तो हो गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्लियर। अब जिनके पास लोन पेयर नहीं है उनमें से दो एटम हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो एल्काइल ग्रुप है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और अगर वो नॉन एल्काइल है या कोई कुछ और लगा हुआ है, कोई और है, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? एल्काइल में मैं प्योर कर लेता हूँ, प्योर एल्काइल ग्रुप। आगे ये समझ में? तो ये स्टेप हो गया, तो स्टेप मैं लिख देता हूँ कि तुम कैसे देखोगे। स्टेप 1, पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई, ग्रुप आइडेंटिफाई करोगे, और ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्या आइडेंटिफाई करोगे, फर्स्ट एटम, पहला एटम उसका आइडेंटिफाई करोगे। स्टेप 2, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, लोन पेयर देख लोगे कि उस एटम के पास लोन पेयर है या नहीं है। अब अगर लोन पेयर नहीं है, स्टेप 3, मतलब लोन पेयर है तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। स्टेप 4, अगर नो लोन पेयर है तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए स्टेप 5 हमारा रिक्वायर्ड होगा। स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई एल्काइल ग्रुप और नॉट, कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एल्काइल ग्रुप है या नहीं है। अगर एल्काइल ग्रुप यस है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आगे सबको समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्विकली जल्दी से पूछ लो। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहला है, मैंने दिया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो पहला स्टेप 1 है कि मुझे ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब ये जो ग्रुप है ये मैंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं देखूंगा डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है। डायरेक्टली अटैच्ड एटम है ये वाला कार्बन। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ ग्रुप है, तुम्हें ऐसे करना नहीं है, मैं तुम्हें स्टेप वाइज सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ग्रुप है COH। डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है? कार्बन। फिर देखना है लोन पेयर। तो कार्बन के पास लोन पेयर होते हैं या नहीं होते? इस केस में कार्बन के पास नहीं है। इस केस में नहीं, कार्बन के पास लोन पेयर होते ही नहीं है, कभी नहीं होते। ठीक है, तो कार्बन है तो ऑब्वियसली उसके पास नहीं होगा। अगर नहीं है तो दो केस बन सकते हैं। ये बताओ ये एल्काइल ग्रुप है या नहीं है? बताओ, ये जो COH है वो एक एल्काइल ग्रुप है या नहीं है? एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, ये सारा जो कि CnH2n+1 में फिट हो जाए। बताओ मुझे। नहीं है सर। की है हाँ सर। हाँ, तो ये एल्काइल ग्रुप में फाइंड आउट करने की बात करूं तो ये एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो ये कौन सा ग्रुप होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। हाँ, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर हो गया? दूसरा देखते हैं। चलो, तो पहला क्या है? ग्रुप आइडेंटिफाई करा, NH2 है। ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है? नाइट्रोजन है। लोन पेयर बताओ, लोन पेयर है या नहीं है? लोन पेयर है सर, एक। है। कितने लोन पेयर है? एक। एक। तो कैसा टाइप का है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर नहीं पता तो देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। कार्बन के पास लोन पेयर 0 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 होता है, ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं और हेलोजन के पास 3 होते हैं। तो कार्बन के पास तो होगा नहीं, इन तीनों का देखना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो इनके पास लोन पेयर होंगे। कुछ केसेस हैं जहाँ पे उनके पास लोन पेयर नहीं होते हैं। ठीक है, कि ऑक्सीजन है तो लोन पेयर होगा होगा, हेलोजन है तो लोन पेयर होगा होगा। सिर्फ डाइसी केस आता है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे उनके पास लोन पेयर नहीं होता है। उन केसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बन जाती है चीज़ें हमारे लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस। C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड है या नाइट्राइल बोल सकते हैं इसको हम लोग ने। तो ग्रुप ये किया। डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है? कार्बन। लोन पेयर है या नहीं है? नहीं है। एल्काइल ग्रुप है या नहीं है? नहीं है। मुझे लगता है कि एल्काइल ग्रुप में बड़े प्रॉब्लम हो रही है तुम लोगों को। बताता हूँ चलो मैं। हाँ, तो बताओ ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2।
इसी तरीके से एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो एक रखूंगा तो ये CH3 आएगा, दो रखूंगा तो C2, इथाइल है C3H7, प्रोपाइल है एंड सो ऑन। अगर ये है तो ये एल्काइल ग्रुप है, नहीं है तो नहीं है, प्योर एल्काइल की बात कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देख लेना उसके पास इतने कार्बन और इतने हाइड्रोजन होने ही चाहिए। तो ग्रुप ये हो गया। डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है? कार्बन। लोन, कार्बन। लोन पेयर। नहीं है। कार्बन पे होते ही नहीं है लोन पे, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब ये देखना है कि ये एल्काइल ग्रुप है या नहीं है। फॉर्मूला क्या है इसका? नहीं, C2H3। 2 के नहीं साथ है। होगा तो कितना होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है। 5 तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप। यस, तो इट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्रीटी सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। चलो बताओ। जो ग्रुप है वो पूरा ग्रुप हो गया। बताओ, एल्काइल ग्रुप है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बट प्रॉब्लम ये, हाँ बस इसमें ये तो प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये नहीं होता है। और अगर मैं क्लोरीन हटा के 3 क्लोरीन लगा दूं तो ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कार्बन के साथ अटैच होंगे उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा कार्बन, और उतनी ज़्यादा वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। ये क्लियर है? हाँ। और कोई अच्छा सा, यस, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं भूल ही गया। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप है हमारे पास ये। डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। लोन पेयर है या नहीं है? सर एक है। एक है। दिख तो नहीं रहा मुझे। इस पे कहाँ है सर? NO2 है ना सर यहाँ पे। एल्काइल ग्रुप है ये? एल्काइल ग्रुप भी नहीं है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बता रहा हूँ, रुक जाओ। सर यहाँ पे। अच्छा ठीक हाँ नहीं बोलो। देखो, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बना रखे? नाइट्रोजन क्या करता है? 3 बॉन्ड बनाता है। तो उसके पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। यहाँ पे क्या किया है? एक बॉन्ड कार्बन से बना है और 2 बॉन्ड उसने ऑक्सीजन से बनाया है। तो अभी उसके पास एक लोन पेयर है, लेकिन इसने ये क्या किया? ये लोन पेयर किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिया। तो अब इसके पास लोन पेयर है? है। हाँ आ गया। नहीं 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 है। ठीक है, ये मैंने Na क्या लिखा है? No है। तो नाइट्रोजन व्हेन फॉर्म्स 4 बॉन्ड, कहीं पे भी तुम्हें नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड दिखेंगे उसका मतलब है इट हैज नो लोन पेयर।
उसके पास कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गई? ठीक है, तो आई गेस कि हम लोगों ने सारे ही कर लिए हैं। आज की पूरी क्लास इसी में ही चली गई कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं कि सब में सीएल था और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना था। अच्छा, दूसरी भी चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं देन कोई भी एटम, एक्स एटम जिसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये इसको मैं बोलूँगा मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ये क्या हो गए, लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये चीज़ बस तुम्हें याद रखनी है कि एल्काइल ग्रुप के पास लोन पेयर नहीं होते तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, वो सिर्फ अपने इंडक्टिव इफेक्ट से काम करता है। तो मैंने यहाँ पे दिया था मिथाइल, नाइट्रो, मिथॉक्सी एंड इथाइल। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट को डिक्रीज करता है। तो क्विकली जल्दी बताओ कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। CH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जी, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉइंग। OCH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हाँ डोनेटिंग। वो है। दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। इथाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये भी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। डोनिंग। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा तो 1 इसको मिलेगा। फिर मैंने तुम्हें बताया कोई भी एटम जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है देन एल्काइल ग्रुप। तो सेकंड किसको मिलेगा, सॉरी सेकंड इन दोनों में से एक को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दे रहा है तो इसको फोर्थ मिल जाएगा। अब मिथाइल और इथाइल में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? इथाइल। 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 क्यों देगा इथाइल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स? दो कार्बन। बस वहाँ पे दो। वहाँ पे 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, तो सारे मिलके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, हाँ, वही तो रीजन। सेकंड ये आएगा और थर्ड ये आएगा। क्लियर हो गया ये? और ये बताना ही मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पता होने ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोग रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा बेंजीन से रिलेटेड ही बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी और वहाँ पे हमें ये करना है, हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जिसको हम लोग स्टैब्लिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। वो करने के बाद फिर जब भी हम उसके ऊपर रिएक्शन लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए ये कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, वो चीज़ हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई एम प्रोवाइडिंग यू नो होमवर्क टुडे। तो आज कोई होमवर्क नहीं है, बस तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एक जगह पे लिख लेना। इसके थोड़े सर से हाँ हाँ बोलो। सर